बोले नमस्कार विद्यार्थियों। कहाँ रहे? नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा हिंदी का जो 2 नंबर का टॉपिक है उसमें हम नमस्कार विद्यार्थियों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना हिंदी का टॉपिक है वो काव्य शास्त्र है। आज का अपना जो टॉपिक है वो काव्य शास्त्र है, जो सीनियर क्लास के बच्चों के लिए तो 2 नंबर का टॉपिक है। सीनियर क्लास के बच्चों के लिए तो 2 नंबर का टॉपिक है, जबकि हिंदी की जो एग्जाम्स होती है आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम होती है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, उन सभी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक काव्य और शास्त्र। काव्य शास्त्र, काव्य का मतलब कविता से बना है, कविता कवि से बनी है, तो कवि से काव्य बना और काव्य से कविता का रूप बना। अब इस काव्य का शास्त्र क्या है, काव्य का शास्त्र क्या है, ये काव्य किस प्रकार बनता है, किस प्रकार इसके जो वाक्य होते हैं, इसके जो शब्द होते हैं वो अर्थ देते हैं, किस प्रकार अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो ये काव्य शास्त्र है जो सीनियर क्लास में 2 नंबर का टॉपिक है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। काव्य शास्त्र में सबसे पहली बात जो आती है, जो सीनियर क्लास का टॉपिक है, उसमें आती है शब्द शक्ति। कौन सा टॉपिक आता है? शब्द शक्ति। शब्द और शब्द की शक्ति। अब शब्द शक्ति क्या है? ये काव्य शास्त्र का एक टॉपिक है जो एग्जाम के लिए 2 नंबर का है, बोर्ड क्लास के लिए 2 नंबर का है, और बल्कि जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब शब्द शक्ति को जानने से पहले सबसे पहले हम शब्द को जानेंगे और शब्द की शक्ति को जानेंगे। देखो नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, शब्द और शब्द की ताकत। तो सबसे पहले शब्द को हम जानेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द को जानने से पहले टॉपिक बनता है अपना वर्ण। टॉपिक क्या बनता है? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसको हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। अब वर्ण की परिभाषा तो हमने कर ली, लेकिन हम बात करेंगे केवल किसकी? शब्द की। तो वर्ण की जिस प्रकार हमने परिभाषा की है उसी प्रकार हम शब्द की परिभाषा भी लेंगे। तो शब्द की परिभाषा क्या बनेगी कि वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है। इस वर्ण में हमारा जो वर्ण होगा उसका हम और अधिक टुकड़ा नहीं करेंगे। जैसे शब्द आ गया अपना कमल। अब ये कमल है, अब इस कमल में कितने वर्ण हैं उसका हमें जिक्र करेंगे, तो फिर उसके टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते वो भी देख लेंगे। तो कै में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ए। मैं में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ए। और लय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ए। अब ये जो 6 वर्ण हुए हैं, अब हम इसका क्या नहीं कर सकते? और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, जिसके हम और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। अभी इसी वर्ण से हम किसका निर्माण करे हैं? शब्द का। अब कै में ए स्वर मिला, मैं में ए स्वर मिला, और लय में कौन सा स्वर मिला है? ए स्वर मिला। तो कै मैं लय 3 अक्षर हो गए। 3 अक्षरों से एक शब्द का हमने क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। तो वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्द की परिभाषा कर ली, वर्ण की परिभाषा कर ली, अब शब्द की क्या करेंगे? शक्ति करेंगे।
तो जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, शब्द का कोई ना कोई अर्थ ग्रहण हो, वह उस शब्द की क्या कहलाएगी? शक्ति कहलाएगी। अर्थात शब्द शक्ति किसे कहे? कि जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, शब्द का कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, शब्द का कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, वो क्या कहलाएगी? शब्द शक्ति कहलाएगी। मतलब हम जब बात करें, किसी वाक्य की बात करें, तो उस वाक्य से हमको पता चलेगा कि हमें जो बात कह रहे हैं उस बात में कितना वजन है, हम जो कथन कह रहे हैं उस बात का कितना मुख्य अर्थ निकलेगा। तो जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, वह उस शब्द की शक्ति कहलाएगी। जैसे राम नटखट लड़का है, राम नटखट लड़का है। अब राम नटखट लड़का है, मैंने बात पूछ ली कि भाई राम कैसा लड़का है, तो राम झट से आप उत्तर क्या दोगे? कि राम एक नटखटी लड़का है। मतलब जैसे मैंने प्रश्न किया वैसे ही तुमने उत्तर दे दिया, आपने उत्तर दे दिया, और वैसे ही मेरे को अर्थ समझ में आ गया। जैसे मैं कहूं कि गाय घास चर रही है, प्रश्न किया कि भाई गाय क्या कर रही है, तो झट से ही उत्तर मिलेगा गाय घास से चर रही है। तो एक तो शब्द की शक्ति क्या हुई कि जैसे हमने बात कही वैसे हमको उसका अर्थ समझ में आ गया। दूसरी बात उसी से रिलेटेड कहेंगे तो राम गधा है। देखो शब्द की शक्ति है, शब्द की ताकत है। पहले हमने बात कर दी कि राम नटखट लड़का है, बात का अर्थ निकल गया कि मैं पूछूं कि राम कैसा लड़का है, नटखट लड़का है, अर्थ समझ में आ गया। बट दूसरी बात हमने कह दी कि राम तो गधा है, मैं क्लास में सबसे सामने बोल दूं कि राम तो गधा है। अब गधा एक जानवर का नाम हो गया और राम एक मनुष्य जीव हो गया, तो राम एक जानवर का रूप कैसे ले सकता है? लेकिन फिर हम उसका आकलन करेंगे, जब हम उसके लक्षणों के आधार पर बात करेंगे तो अब हम पाएंगे कि राम के जो लक्षण हैं वो एक जानवर के जैसे हैं। राम के लक्षण हैं वो किसके जैसे हैं? जानवर के जैसे। तो एक शब्द की ताकत साधारण अर्थ में हो गई, एक शब्द की ताकत किसके रूप में हो गई? उसके लक्षण के आधार पर हो गई। अब तीसरे शब्द की ताकत क्या बनेगी? तीसरी शब्द शक्ति क्या बनेगी? तो वो देखिए, राम तो जलेबी की तरह सीधा है, राम तो जलेबी की तरह है, सीधा है, तरह है, राम तो जलेबी की तरह है, सीधा है। अब देखिए, राम तो जलेबी की तरह सीधा है, राम जलेबी की तरह सीधा है। कभी जलेबी सीधी होती है? अर्थात कभी नहीं हो सकती। हमने राम को सबके सामने कह दिया कि राम भाई तू नटखट लड़का है, कोई बात नहीं, राम समझा नहीं। फिर हमने कह दिया कि राम तो गधा है, फिर भी राम नहीं समझा। फिर हमने हार थक करके क्या बात कह दी राम के लिए कि राम तो जलेबी की तरह सीधा है। मतलब सांप भी मर जाए और उसकी लाठी भी नहीं टूटे, यानी सांप भी मर गया और लाठी नहीं टूटी। राम के लिए हमने क्या कर दी? उसकी नुक्ताचीनी भी कर दी, और राम को क्या नहीं पता चला? उसका जीवन, उसके गुण, उसको वो भी पता नहीं चला। अर्थात वो मन ही मन में कुड़ करके रह गया। तो ना कभी जलेबी सीधी हो सकती है, तो ना कभी राम अपने गुणों से सीधा सरल स्वभाव का हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें क्या कहलाएगी? शब्द की शक्ति। एक शब्द की शक्ति क्या हुई, एक शब्द का अर्थ क्या निकला, और तीसरे शब्दों का अर्थ क्या निकला। मतलब ये शब्द की शक्ति है। तो शब्द की शक्ति किसे, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? कि जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का कोई अर्थ ग्रहण किया जाए, शब्द का कोई अर्थ लिया जाए, वह उस शब्द की शक्ति कहलाती है। अब इन्हीं वाक्यों के आधार पर, या यूं कह दिया जाए कि शब्द और अर्थ के आधार पर, शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले शब्द शक्ति आती है वह अभिधा शब्द शक्ति होती है। पहली शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी आती है लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरी शब्द शक्ति जो अपनी बनेगी वह व्यंजना शब्द शक्ति। पहली, एक डायग्राम देख लीजिए, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति से बनने वाला अपना शब्द, और शब्द से निकलने वाला अर्थ।
शब्द शक्ति, शब्द और शब्द शक्ति से निकलने वाला उसका अर्थ। तो सबसे पहले शब्द शक्ति कौन सी बनेगी अपनी? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति से बनने वाला जो शब्द होता है वो कहलाता है वाचक। अर्थात वाचक का मतलब कहने वाला। जो शब्द कहने वाला है अर्थात कहने से उसके भाव क्या बनेंगे तो वो कहलाएगा वाचक। तो पहली शब्द शक्ति कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति से बनने वाला शब्द कौन सा? वाचक। और वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ कौन सा है? वाचार्थ। कौन सा अर्थ निकला? वाचार्थ, मुख्यार्थ। तीसरा निकला है अपना संकेतार्थ और चौथा निकला है अभिधा से अभिधेयार्थ। अभिधा से कौन सा निकला है? अभिधेयार्थ। अभिधेयार्थ। क्लियर? शब्द शक्ति है अभिधा, शब्द बना है वाचक और वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ वाचार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ और अभिधेयार्थ। इसी प्रकार दूसरी अपनी शब्द शक्ति आती है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी? लक्षणा शब्द शक्ति। अब लक्षणा शब्द शक्ति से बनने वाला जो शब्द होता है वो कहलाता है लक्षक। लक्षणा शब्द शक्ति से बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? लक्षक कहलाता है। अब इस लक्षक शब्द से निकलने वाला जो अर्थ है वह लक्ष्यार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा? लक्ष्यार्थ। और लक्ष्यार्थ के साथ साथ दूसरा अर्थ जो निकलेगा वो कहलाएगा लक्षणार्थ। कौन सा निकलेगा? लक्षणार्थ। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति से बनने वाला शब्द लक्षक, लक्ष्यार्थ अर्थ निकलेगा और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? लक्षणार्थ। तीसरी जो बात आती है वो आती है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। अब इस व्यंजना शब्द शक्ति से जो शब्द बनेगा वो बनेगा व्यंजक। कौन सा बनेगा? व्यंजक। और इस व्यंजक शब्द से निकलने वाला जो अर्थ होता है वो व्यंग्यार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंग्यार्थ। दूसरा अर्थ निकलता है ध्वन्यार्थ। दूसरा अर्थ क्या निकलेगा? ध्वन्यार्थ। और तीसरा अर्थ निकलेगा व्यंजनार्थ। तीसरा अर्थ जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? व्यंजनार्थ। तीन शब्द शक्ति हो गई। अब तीनों शब्द शक्तियों की हम जब बात करेंगे तो उससे वाक्य क्या बनेंगे, उसका तात्पर्य क्या होगा, किस प्रकार उसके भाव में परिवर्तन होता है, उसके अर्थों में परिवर्तन होता है। तभी तो हमने बात की है कि शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है। तो तीनों प्रकार के जो रूप हैं इन रूपों का हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे ताकि अच्छे से हमको उसको समझ सकें, हमारे अच्छे से उसकी जानकारी प्राप्ति हमको हो सके। तो देखिए सबसे पहले जो शब्द शक्ति चलेगी अपनी वो चलेगी अभिधा शब्द शक्ति। अब अभिधा शब्द शक्ति का मतलब होता है कि जैसे बात कही जाए, जैसे ही बात कही जाए वैसे ही उसका अर्थ सामने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा का मतलब होता है साधारण अर्थ देने वाले वाक्य। जैसे ही बात कही जाएगी वैसे ही उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा देखिए कि जिस शक्ति के माध्यम से, जिसे शक्ति के माध्यम से शब्द का सरल व साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का सरल और साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए वह उस शब्द की कौन सी शक्ति कहलाएगी? अभिधा शब्द शक्ति कहलाएगी। रिपीट कर रहा हूं, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का सरल व साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए, सरल व साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा। मतलब जैसे प्रश्न करना वैसे उसका उत्तर मिल जाना, अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। तो साधारण शब्द रूप तो किसका? साधारण अर्थ तो क्या लिया कि जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का सरल व साधारण अर्थ ग्रहण किया जाए अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लेकिन शास्त्र के अकॉर्डिंग
शास्त्रों के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि साक्षात सांकेतिक मुख्य अर्थ को ग्रहण करने वाली, साक्षात सांकेतिक मुख्य अर्थ को ग्रहण करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। हमने 4 बातें की थी, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, संकेतार्थ और अभिधेयार्थ। 4 बातें की थी। क्या निकल कर आया था? वाचक का अर्थ निकल कर आया था। तो ये शास्त्रार्थ जो इसकी परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी कि साक्षात सांकेतिक मुख्य अर्थ को ग्रहण करने वाली, साक्षात सांकेतिक मुख्य अर्थ को ग्रहण करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। साक्षात संकेत यानी बात कह दी जाए उत्तर प्राप्त हो जाए, बात कह दी जाए उत्तर की पुष्टि हो जाए, तो साक्षात सांकेतिक मुख्य अर्थ को ग्रहण करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे हमने पहला ही वाक्य क्या लिखा था कि राम एक नटखट लड़का है, राम एक नटखट लड़का है, राम एक नटखट लड़का है। प्रश्न कर लिया जाए राम कैसा लड़का है, तो उत्तर की प्राप्ति कैसी होगी कि राम एक नटखट लड़का है। पता चल जाएगा, सारी क्लास को पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगी राम कैसा लड़का है। तो राम एक नटखट लड़का है, जैसे मैंने प्रश्न किया वैसे ही हमको किसकी प्राप्ति हो गई, उत्तर की प्राप्ति हो गई। तो कौन सी शब्द शक्ति बनेगी अपनी? अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा ऐसा उदाहरण और ले लीजिए, गाय घास चर रही है, घास चर रही है, ठीक है। इसका भी उत्तर हमको साधारण सा मिला है कि गाय क्या कर रही है? घास चर रही है। उत्तर की प्राप्ति हो गई, मन को संतुष्टि हो गई। तीसरा उत्तर देख लीजिए, तीसरा उदाहरण और देख लीजिए, शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है, शेर जंगल में रहता है। प्रश्न किया शेर कहां रहता है, उत्तर की पुष्टि क्या होगी, उत्तर की प्राप्ति क्या होगी कि शेर जंगल में रहता है। मतलब जैसे ही बात की जाए, जैसे ही प्रश्न किया जाए वैसे ही हमको उत्तर की प्राप्ति हो जाए, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति बनेगी? अभिधा शब्द शक्ति बनेगी। ये तो था अपने साधारण वाक्यों के रूप में अभिधा शब्द शक्ति को जानने का रूप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वाक्य न देकर के एग्जामिनर हमको केवल एक पद दे देता है, एक दोहा दे देता है, एक सोरठा दे देता है। अब दोहा सोरठा देने पर हमारे दिमाग में क्या होता है, एक कंफ्यूज उत्पन्न हो जाता है, एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि इसमें शब्द शक्ति है कौन सी। तो देखिए जब कोई पद आपके सामने आ जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आपको उसके अर्थ निकालना है। यदि साधारण अर्थ निकल जाए, यानी जैसा पद दिया हुआ है और उस पद का साधारण अर्थ ले लिया जाए, साधारण अर्थ उसका निकलता रहे, कोई उसमें बांकपन ना हो, कोई उसमें टेढ़ा रूप ना हो, तो वहां पर शब्द शक्ति अपनी कौन सी बनेगी? अभिधा शब्द शक्ति। मतलब जैसे ही हमने ये बात की कि शेर कहां रहता है, जंगल में रहता है, उत्तर की पुष्टि हो गई, तो वैसे कोई पद दे दिया जाए और उस पद का केवल सरल अर्थ निकले, साधारण अर्थ निकल जाए, तो वहां पर भी कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति। तो पहले तो देखिए एक दोहा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई टेढ़ापन नहीं है, किसी प्रकार का उत्तर उसका अलग नहीं निकल रहा। तो देखिए मोर मुकुट, मोर मुकुट कटी काचनी, मोर मुकुट कटी काचनी, कर मुरली उर्माल, कर मुरली उर्माल, इह बानक, इह बानक मो मन सदा, मो मन सदा, बसो बिहारी लाल, बसो बिहारी लाल। यह एक दोहा है। अब इस दोहे को हमने जब इसको देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे, तो हमको उत्तर की जो प्राप्ति होगी वो केवल साधारण अर्थ के रूप में होगी। कैसे? मोर मुकुट कटिकाचनी, कर मुरली उर्माल, इह बानक मो मन सदा, बसो बिहारी लाल। तो यहां बिहारी जो कवि हैं वो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो, मोर मुकुट, जिसके सिर पर क्या हो? मोर पंखों का मुकुट हो, कटी काचनी, कटी का मतलब होता है कमर, कमर में काचनी हो, कमरबंद हो, मतलब उसकी लंगोट हो, सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो, कमर में उसकी लंगोट हो, कर मुरली, हाथों में मुरली हो, श्री कृष्ण के हाथों में क्या हो? मुरली हो, बांसुरी हो, और उर्माल, उर का मतलब वक्षस्थल,
उर का मतलब क्या होता है? हृदय होता है, वक्ष स्थल होता है। तो उर पर क्या हो? माला हो, घुंघचियों की माला हो, जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो, कमर पर कमरबंद हो या लंगोट हो, हाथों में जिसके मुरली हो और वक्ष स्थल पर जिसके फूलों की या घुंघचियों की माला हो। फिर कहता है यह बानक मोह मन सदा, ऐसी बानक वाले, ऐसी वेशभूषा वाले मेरे मन में सदा हमेशा बसो बिहारी लाल, हे बिहारी के लाल सदा बसे रहिए। रिपीट कर रहा हूं, जिस बिहारी जी कह रहे हैं कि जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो, कमर पर कमरबंद हो या लंगोट हो, हाथों में मुरली हो और वक्ष स्थल पर जिसके घुंघचियों की या फूलों की माला हो, ऐसी वेशभूषा वाले हे श्री कृष्ण जी सदा इस बिहारी के मन में बसे रहिए। इस पद को हमने पढ़ा, इसका अर्थ निकाला, अर्थ निकालने से हमको प्राप्त क्या हुआ? केवल और केवल इसका साधारण अर्थ। जब साधारण अर्थ निकला है इसका, तो यहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति होगी। अब साधारण अर्थ में तो अभिधा शब्द शक्ति होगी, लेकिन कभी कभी इसमें कोई अलंकार भी फंस जाता है, अलंकार भी आ जाता है। तो अलंकार में देख लिया जाए तो इस शब्द शक्ति में यमक अलंकार आता है। कौन सा अलंकार आता है? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार आएगा तो ध्यान तो ये रखना है कि इसका जो अर्थ होगा वो मुख्य शब्द से संबंधित ही होगा, मुख्य कथन से संबंधित ही होगा। तो यमक अलंकार से संबंधित दोहा क्या बनेगा? अपना पद क्या बनेगा? कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। कौन से अलंकार की हमने बात की है? यमक अलंकार की। काली घटा। अब यहां घटा शब्द का जो रूप आया है, घटा दो बार आया है, अब इस दो बार रूप आया है उसका अर्थ क्या निकलेगा? एक काली घटा मतलब काले घनघोर बादल, घटा का मतलब बादल। और घमंड घटा, यहां घमंड कैसा हुआ? घट गया, कमजोर हो गया। काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा मतलब काले बादल का घमंड घटा। जो काले बादल भयंकर दिख रहे थे, आसमान में छाए हुए थे, हवा के वेग से वो क्या हो गए हैं? वो हवा के साथ ही चले गए हैं। जो बरसात का रूप भयंकर दिख रहा था, वो बरसात का रूप क्या हो गया है? हवा के वेग से कमजोर हो गया है। तो यहां पर कौन सा अलंकार आया? यहां पर यमक अलंकार आया। तो इस अभिधा शब्द शक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग भी किया जाता है, सदैव नहीं किया जाता, कभी कभी प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कोई शब्द ऐसा होता है कि वो जो मुख्य अर्थ से संबंधित ही होता है, केवल वाक्य से संबंधित ही होता है, हम उसका घुमा फिराकर अर्थ नहीं निकाल सकते। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। यमक अलंकार के साथ साथ हम इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार को भी कभी कभी देख सकते हैं। कौन से अलंकार को? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की तो परिभाषा क्या थी? कि जब किसी काव्य या पद में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वह कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस उत्प्रेक्षा अलंकार का भी कभी कभी इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। क्या रिपीट करने के लिए बोला? सुभाष ने क्या रिपीट करेंगे? पूछ लो। सुभाष ने बोला रिपीट करने के लिए क्या चीज? दोबारा रिपीट कर देते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सेल पर, आतप परयु प्रभात। देखिए, तीन बातों का हम अध्ययन करेंगे अभिधा शब्द शक्ति में। कभी कभी क्या होता है कि एक साधारण सा पद दे दिया जाता है, साधारण सा पद देने के बाद उसका हमको साधारण ही अर्थ निकालना होता है। जैसे हमने बात कही थी कि मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली उर्माल, यह मानक मोह मन सदा बसो बिहारी लात। बात तो ऐसी बात जो साधारण अर्थ देने वाली हो,
साधारण अर्थ देने वाली हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई घुमाव ना हो। तो ऐसा रूप जो आता है वो अभिधा शब्द शक्ति में मोर मुकुट वाली बात की है। और दूसरी बात, इसी अभिधा शब्द शक्ति में यमक अलंकार होता है। अलंकार अपने शब्द के आधार पर भी होते हैं और अर्थ के आधार पर भी होते हैं। शब्द के आधार पर शब्द अलंकार होते हैं और अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दो अलग अलग बात की है। तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार में दोनों की बात की जाए तो हमें दो अलंकारों का यहां पर प्रयोग करेंगे, एक यमक अलंकार और एक दूसरा कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो, एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकले। यमक अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी काव्य या पद में एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। जैसे हमने बात की काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, उसको रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ से बोलेंगे रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा, ये अभिधा जो शब्द शक्ति है इसको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। ये अभिधा शब्द शक्ति क्या है, तो इस अभिधा शब्द शक्ति में हमने दो बातें की थी। एक तो वाक्य का जो अर्थ निकलता है वो सरल निकलता है, साधारण अर्थ निकलता है। तो हमने ये बात तो कंफर्म कर लेनी है कि अभिधा शब्द शक्ति के जो वाक्य हैं वो बिल्कुल सरल होते हैं, साधारण होते हैं। लेकिन एग्जामिनर इतना बोला नहीं होता, वो वाक्य न दे करके कभी कभी दोहा दे देता है, कभी पद दे देता है। दोहा पद देने पर हमको उसका अर्थ निकालना होता है। अब अर्थ तो हमको कैसे निकलेगा, जब हमको कोई पद आता है और पद का हम अर्थ निकाल सकते हैं तो वह पद का अर्थ निकालना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और उस अर्थ को निकालने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, शब्द शक्ति का आकलन कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अभिधा शब्द शक्ति में एक तो क्या होता है, सरल और साधारण देने वाले वाक्य होते हैं। दूसरी बात, सांकेतिक अर्थ देने वाली अभिधा शब्द शक्ति होती है, मुख्यार्थ को ग्रहण करने वाली अभिधा शब्द शक्ति होती है, जिसमें यमक अलंकार का प्रयोग भी किया जाता है और कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किया जाता है। जब हम अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें अलंकार का ही जिक्र करेंगे तो थोड़ा सा यहां पर मैं यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार की बात बता देता हूं कि यमक अलंकार में एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होगा। एक बार आ जाए शब्द तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, एक का तो एक ही अर्थ निकलेगा, लेकिन एक से अधिक बार जितनी बार भी शब्द आएंगे उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होगा तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। जैसे काली घटा और यहां पर घमंड घटा। अब घटा का मतलब एक का अर्थ निकल गया बादल और दूसरे का अर्थ क्या निकला, कमजोर होना। दो शब्द आए, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकला है। दूसरा उदाहरण और दे देता हूं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दीपक ले दीपक चली, दीपक ले दीपक चली, कर दीपक की ओट, कर दीपक की ओट। यमक अलंकार का उदाहरण बता रहा हूं, अभिधा शब्द शक्ति में चलता है, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं, जे दीपक दीपक नहीं, तो दीपक करता चोट, दीपक करता चोट। यहां पर एक स्त्री दीपक को लेके जा रही है। हमारे भारतीय समाज में, हिंदुस्तानी समाज में दीपक जो जला हुआ होता है वो एक शुभ माना जाता है। यदि वो दीपक बुझ जाता है, बाई चांस बुझ जाता है या किसी कारणवश बुझ जाता है तो एक अपशकुन का रूप माना जाता है। तो एक स्त्री दीपक को लेकर क्या कर रही है, चलती है। तो दीपक ले दीपक चली, दीपक का मतलब है दिया। कौन चली, दीपक, स्त्री चली। हमने बात क्या की थी कि एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होगा और हर बार उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। तो यहां पर दीपक जितनी बार भी आएंगे उनका अलग अलग अर्थ ही निकलेगा। तो दीपक ले दीपक चली, एक दीपक का अर्थ हो गया दिया, दूसरे दीपक का मतलब क्या हो गया, स्त्री। दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट। अब तीसरा जो दीपक आया है उसका मतलब होता है आंचल।
तीसरे दीपक का मतलब क्या होता है? आंचल। 3 दीपक आए, तीनों दीपकों का अलग अलग अर्थ निकला, कौन सा अलंकार बनेगा? यमक अलंकार। जे दीपक दीपक नहीं। अब जे दीपक क्या नहीं है? जे दीपक दीपक नहीं। तो जैसे दिया दीपक नहीं रहता, जला हुआ नहीं रहता, जला हुआ नहीं होता, तो वही बुझा हुआ दीपक क्या करता है? चोट करता है। हमें टीवी में भी देखते हैं, जितने भी धारावाहिक आते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत अपने दीपक के सामने बैठकर उसके आगे अपने हाथों को फैला लेती है, उसको बुझने नहीं देती और बाई चांस वो बुझ जाता है तो अनेक जो बुरी आशंकाएं हैं वो मन को घेर लेती है। तो एक ऐसे ही इस पद में कहा गया है कि एक दीपक को लेकर के दीपक चलती है, स्त्री चलती है और वह दीपक बुझ ना जाए इसलिए वो अपनी क्या कर लेती है? आंचल की ओट कर लेती है। जैसे ही वो दीपक जला हुआ नहीं रहता तो वही बुझा हुआ दीपक क्या करता है? चोट करता है। तो दीपक करता चोट। कौन सा अलंकार बनेगा? यमक अलंकार बनेगा। कौन सा अलंकार बनेगा? यमक। ऐसे ही इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी होता है। अब यमक अलंकार में तो क्या होता है कि एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार होता है और हर बार अलग अलग अर्थ निकलता है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, मतलब दोनों अलग अलग चीज हैं लेकिन एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की संभावना व्यक्त कर दी जाए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त कर दी जाए, तो ऐसा अलंकार क्या कहलाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। यह उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग भी किसका रूप है? अभिधा शब्द शक्ति का रूप है। लेकिन यह अभिधा शब्द शक्ति का जो रूप होता है वो सदैव नहीं रहता, कभी कभी ही होता है। क्यों? क्योंकि मुख्य अर्थ यदि निकल कर आ जाए तो अभिधा शब्द शक्ति है, यदि उस अर्थ को घुमा फिरा करके दे दिया जाए तो वह अभिधा शब्द शक्ति में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहां पर मनु शब्द आ गया, ध्यान देना, मनो मनु ये इसके वाचक शब्द हैं। मनो मानु, मनहु मानहु, जनु जानू, जनु जानू, जनहु और जानहु। हमको ज्यादा समझ में नहीं आए तो ये वाचक शब्द होते हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार में चलते हैं। इसलिए इन शब्दों को देख करके, जैसे मनहु शब्द आ गया, मनहु यहां पर आ गया तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति। तो थोड़ा सा ये हमको ध्यान रखना होगा कि जो पद दिया हुआ होता है उसमें शब्द किस प्रकार का आया है। अर्थ आए तो ठीक है, कभी कभी अर्थ की हमें पुष्टि नहीं होती, कभी कभी हमको अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, तो कब क्या करते हैं? तब हम कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जिसकी वजह से हमको पता चल जाए कि यह अमुक पद इस अलंकार से युक्त है, इस अलंकार से जुड़ा हुआ है। तो उस उत्प्रेक्षा अलंकार में ये कुछ वाचक शब्द होते हैं जो उत्प्रेक्षा अलंकार की पुष्टि करवाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, साधारण पद भी हो सकता है अभिधा शब्द शक्ति में, यमक अलंकार भी हो सकता है, और कौन सा अलंकार हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इतनी बात होने के बाद भी ये जो पद होंगे वो सरल और साधारण अर्थ को लेकर चलेंगे, मुख्यार्थ को लेकर चलेंगे, संकेतों के आधार पर ही चलेंगे। अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी जो शब्द शक्ति आएगी वो अपनी है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा। अब अभिधा में साधारण अर्थ निकला है लेकिन लक्षणा में साधारण अर्थ नहीं निकलेगा, थोड़ा सा उसको घुमा करके अर्थ निकाला जाएगा। दूसरी शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति परिभाषा सुनिए। जब किसी काव्य या पद में शब्द का साधारण अर्थ ग्रहण न करके, जब किसी काव्य या पद में शब्द का साधारण अर्थ ग्रहण न करके उसके लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी काव्य या पद में शब्द का सरल और साधारण अर्थ ग्रहण न किया जाए, क्योंकि सरल और साधारण अर्थ ग्रहण कर लिया तो कौन सी शब्द शक्ति बन जाएगी? अभिधा शब्द शक्ति बन जाएगी। लेकिन यहां शब्द का सरल और साधारण अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे कथन के लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रिपीट कर रहा हूं, यह तो साधारण परिभाषा थी, लेकिन जो शास्त्रार्थ परिभाषा होती है, काव्य शास्त्र की जो परिभाषा होती है वो क्या कहलाती है कि जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े
तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन को आधार बना करके, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन को आधार बनाकर, रूढ़ि या प्रयोजन को आधार बना करके मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाए, मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले किसी अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाए तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई मुख्य बात के अर्थ में बाधा पड़े, तब किसी रूढ़ि या प्रयोजन को आधार बना करके मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाए, वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो एक चीज तो मैंने लिख दी है कि रूढ़ि क्या होता है और प्रयोजन क्या होता है। रूढ़ि का मतलब होता है परंपरा, रूढ़ि का मतलब क्या होता है परंपरा, और प्रयोजन का मतलब क्या होता है उद्देश्य। प्रयोजन का अर्थ क्या निकलता है उद्देश्य। या तो परंपरा के आधार पर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए या फिर किसी उद्देश्य के आधार पर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति बनेगी, लक्षणा शब्द शक्ति बनेगी। जैसे हमने बात की थी कि राम तो गधा है, राम तो गधा है। अब राम, मैं कह दूं राम गधा है तो वक्ता कौन हुआ, मैं। तो मेरी कही हुई बात के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, क्या बाधा पड़ेगी कि राम तो गधा है। राम गधा कैसे हो सकता है भाई, राम एक मनुष्य जीव है और गधा एक जानवर है, चौपाया है। तो राम जो एक मनुष्य जीव है वो चौपाया का रूप कैसे हो सकता है। तो वक्ता के द्वारा कही गई मुख्य बात के अर्थ में बाधा पड़े तब या तो परंपरा के आधार पर या फिर किसी उद्देश्य के आधार पर मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाए। यानी ये मुख्य अर्थ है, इस मुख्य अर्थ से संबंधित कोई दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाएगा, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। यानी लक्षण कह दिया जाए कि तेरे तो लक्षण ही गधे जैसे हैं, तेरे तो लक्षण किसके जैसे हैं, गधे जैसे हैं। अब गधे जैसे लक्षण हुआ तो गधा तो नहीं है ना, लेकिन उसके गुण किसके समान, गधे के समान हो गए। तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति बनेगी, लक्षणा शब्द शक्ति बनेगी। अब लक्षणा शब्द शक्ति में एक वाक्य तो हमने ले लिया कि राम तो गधा है। दूसरी बात कह दी जाए कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। अब जल जीवन कैसे हो सकता है, क्या मनुष्य की तरह चौपाइयों की तरह चलता फिरता है, कभी नहीं चलता फिरता, लेकिन फिर भी क्या है, ये जीवन देने वाला है। किसी उद्देश्य के आधार पर बात कह दी, किसी परंपरा के आधार पर हमने बात कह दी कि जल जीवन नहीं है, लेकिन इस जल के बिना जीवन संभव भी नहीं है। तो उद्देश्य के आधार पर दे दिया जीवन देने वाला, जीवन देने वाला अर्थ निकला। तो यहां पर भी कौन सा अर्थ निकला, लक्षणा का अर्थ निकला। तो कहने का मतलब यही है कि साधारण अर्थ नहीं निकलता, बल्कि मुख्य अर्थ से संबंधित रखने वाले किसी अन्य अर्थ को हम ग्रहण करेंगे तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति बनेगी, लक्षणा शब्द शक्ति बनेगी। कह दिया जाए राजस्थान वीर है, राजस्थान वीर है। अब राजस्थान एक ही पर्टिकुलर किसी स्थान का नाम है, राजस्थान एक स्थान का नाम है। अब राजस्थान कोई स्थान है तो वो वीर कैसे हो सकता है, कोई स्थान वीर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसी स्थान पर रहने वाले जो मनुष्य जीव हैं वो कैसे हैं, वीरता को ग्रहण करने वाले हैं, आन बान की रक्षा करने वाले हैं। भारत और राजस्थान का क्या है, वो एक वीर सपूत है जो इस आन बान शान के लिए मर सकता है तो मार भी सकता है। तो व्यक्ति विशेष के नाम से ना होकर के किसी स्थान विशेष के नाम से उसको क्या कर दिया गया है, जान लिया गया। तो वह कौन सी शब्द शक्ति बनेगी, लक्षणा शब्द शक्ति बनेगी। अब ये रूढ़ि और प्रयोजन की जब हमने बात की है तो ये दो प्रकार की शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक तो रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। कितने प्रकार की होती है लक्षणा शब्द शक्ति, दो प्रकार की, एक रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति और दूसरी होती है प्रयोजनवती। अब एक तो रूढ़ि नाम भी दे सकते हैं और इसका दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, रूढ़ि को दूसरा नाम दे सकते हैं रूढ़ा, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। दूसरा प्रयोजनवती, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। अब रूढ़ि की जब हमने बात की है तो रूढ़ि शब्द शक्ति किसको कहेंगे, जो परंपरा के आधार पर हो, यानी जो परंपरा के अनुसार चली है, जो पहले भी चलती थी, पुरखों से चली आ रही है, जो वर्तमान में भी चल रही है और आगे भी यूं ही चलती रहेगी, वहां कौन सी शब्द शक्ति, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। तो पहले देख लीजिए रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं।
परिभाषा ध्यान से सुनना। जब किसी काव्य या पद में शब्द का साधारण अर्थ ग्रहण न करके, या यूं कह दिया जाए कि जब वक्ता के द्वारा कही गई मुख्य बात के अर्थ में बाधा पड़े, तब किसी रूढ़ि या परंपरा को आधार बनाकर, तब किसी रूढ़ि या परंपरा को आधार बना करके शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है। हमने लक्षणार्थ से अर्थ क्या निकला था, शब्द तो बना था लक्षक, और लक्षक से अर्थ क्या निकला था, लक्ष्यार्थ या लक्षणार्थ। तो जब वक्ता के द्वारा कही गई बात के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े, तब किसी रूढ़ि या परंपरा को आधार बना जाएगा, और रूढ़ि या परंपरा को आधार बना करके शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है, तब वहां रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है या फिर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये जो बातें कही जाएगी इसमें वो परंपरागत कही जाएगी, वर्तमान की बनी बनाई बातों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला कि इस रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मुहावरों का, बहुत ज्यादा। यानी हिंदी जगत के जितने भी मुहावरे हैं वो किसके अंतर्गत चलते हैं, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत चलते हैं। जैसे राम अपनी मां की आंखों का तारा है, आंखों का तारा है। अब आंखों का तारा है, राम अपनी मां की आंखों का तारा, मतलब आंखों का तारा होना एक मुहावरा है, लेकिन ये मुहावरा किसके अंतर्गत आया, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत। तो हिंदी जगत के जितने भी मुहावरे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत। दूसरा उदाहरण और देख लीजिए, पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया। पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया, पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो गया। अब पुलिस को जैसे देखा तो चोर के क्या हो गए, छक्के छूट गए, 9-2-11 होना, भाग जाना। कभी कभी पुलिस को देख चोर 9-2-11 हो जाता है, तो कभी यदि एक पुलिस वाला हो तो चोर को देखकर, ज्यादा चोरों को देखकर वो पुलिस वाला 9-2-11 हो जाता है। तो कोई सा भी हो, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, कौन सी शब्द शक्ति के अंतर्गत है, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, मैं कह दूं बाजार में लाठियां चल गई, बाजार में क्या चल गई है, लाठियां चल गई। बाजार में लाठी चलना, लड़ाई दंगा होना, बाजार में लाठियां चलना। अब लाठी अपने आप तो नहीं चली, लेकिन लाठी चलने से हम क्या अर्थ निकालेंगे कि भाई किसी न किसी समूह में, वर्ग में झगड़ा हो गया है। तो लाठी चलना, लड़ाई झगड़ा होना। तो बाजार में लाठी चलना एक मुहावरा है, चलना मुहावरे के अंतर्गत आएगा। कौन सी शब्द शक्ति बनेगी, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। ये तो सीधी सी बात है, लेकिन कभी कभी इसमें पद भी दे दिया जाता है, दोहा भी दे दिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर बड़ा ही शातिर होता है, बच्चों की बड़ी गहराई से परीक्षा लेता है। तो कभी कभी इसमें क्या दे दिया जाता है, दोहा पद दे दिया जाता है। तो वो दोहा पद, यह ध्यान रखना कि इसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। तो मुहावरे वाले तो सारी चीजें किस में जाएगी, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति में। दूसरी बात, एक उदाहरण और दे देता हूं, जैसे पंजाब शेर है, पंजाब शेर है। ये पुरातन कहानी कथन है कि पंजाब वास्तव में कैसा है, शेर जैसा है, बड़ा साहसी है, बड़ा साहसी है। इसका मतलब ये कथन आज का नहीं बना हुआ, ये पुरातन समय का बना हुआ है, पंजाब के लिए बना हुआ है। पंजाब शेर है, पुरातन समय, पुराने समय का बना हुआ है। पुराने समय का बना होने की वजह से पंजाब को नाम क्या दे दिया गया, शेर नाम दे दिया गया, क्योंकि उसकी वीरता की कहानी सदैव इतिहास के पन्नों पर क्या है, अमर है। फिर कह दिया जाए महाराष्ट्र साहसी है, महाराष्ट्र साहसी है। अब महाराष्ट्र भी पुराने समय से ही क्या है, साहसी। मराठा लोगों ने क्या किया है, शासन किया है, मराठा लोगों का दबदबा रहा है, इसलिए महाराष्ट्र के लिए नाम क्या दे दिया गया कि वह साहसी है। राजस्थान के लिए नाम दे दिया गया, राजस्थान वीर है। तो मुहावरों का प्रयोग भी किया जाता है, और कुछ पुरातन जो कथन है, जो किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, किसी गुण के लिए, किसी महानता के लिए, किसी कमी के लिए, किसी के लिए भी मान लीजिए कोई प्रसिद्ध हो गया है, वह चीज
वह वाक्य भी किसके अंतर्गत आएंगे? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। एक तीसरी बात और ध्यान से सुनना कि इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग होता है। एक नया कथन क्या बोल दिया मैंने? विरोधाभास, जिसमें विरोध का आभास हो, किसी कठिनाई का एहसास हो, वहां पर भी कौन सी शब्द शक्ति? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कैसे होती है वो देख लीजिए। अब इस विरोधाभास का उदाहरण समझना। दृग ऊर्जत, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित्त, थोड़ा सा देखने में समस्या आएगी, इसको इधर ले लेते हैं। यहां देखिए, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ, परत गांठ दुर्जन हिये, दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। ध्यान दीजिए, मैंने बात की है विरोधाभास अलंकार की। रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति में एक तो होता है मुहावरे। हिंदी जगत के जितने भी मुहावरे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात हमने ये की है कि इस लक्षणा शब्द शक्ति की जो रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति है उसमें कुछ ऐसे कथन होते हैं जो पुराने समय से प्रचलित हैं, जो किसी स्थान विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, वो भी किसके अंतर्गत आएंगे? रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आएंगे। तीसरी जो बात हमने की है वो विरोधाभास अलंकार की होती है। अब विरोधाभास अलंकार क्या होता है? तो ध्यान दीजिए कि जब कोई बात कह दी जाए तो उस बात के कहने पर वास्तविक रूप से तो कोई विरोध वाली बात नहीं होती, वास्तविक रूप से तो कोई विरोध वाली बात होती नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से अर्थ करने पर, सामान्य रूप से अर्थ करने पर उसमें विरोध का आभास हो जाए, विरोध हो जाए या कठिनाई का स्तर मालूम हो जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास। वास्तविक रूप से कोई विरोध नहीं है, वास्तविक रूप से तो कोई विरोध वाला रूप नहीं है, बट फिर भी इसमें विरोध की प्रतीति हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरुत चतुर्चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हे दई नहीं ये रीति। कहता है कवि कि जब दो व्यक्तियों के बीच में आंखें उलझती है, मेल और फीमेल की बात कर ली जाए, दो सम मित्रों की बात कर ली जाए, किसी के लिए कह दी जाए, जब दो मेल फीमेल के बीच में आंखों का टकराव होता, आंखें मिलती है, तो उनकी आंखों के मिलने के साथ ही उनके जो परिवार हैं उनमें विघटन आ जाता है, उनके परिवार टूट जाते हैं। आंखें उलझी, परिवार कैसे टूटे भाई? अब आंखों के उलझने के साथ ही परिवार टूट रहे हैं, और जब परिवार टूट जाते हैं तब जुरत चतुर्चित प्रीति, तो दो उनकी जिनकी आंखें मिली थी, उनकी मिलने से परिवार तो टूट गए, लेकिन उनमें जो प्रेम प्रीति है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आंखों का उलझना, परिवार का टूटना, और परिवार के टूटने के साथ उनका प्रेम मिलन अधिक प्रगाढ़ होना बहुत ही उलझन देने वाला है, बहुत ही विरोध देने वाला है। फिर क्या कह रहा है कि ये कथन तो हो गया, लेकिन जो उनके विरोधी हैं, दुर्जन हैं, उनके जो दुश्मन है, उनके हृदय में भी गांठ पड़ जाती है, अर्थात वो भी उनसे और ज्यादा विरोध की भावना करने लग जाते हैं, और ज्यादा उनसे दुश्मनी करने लगे जाते हैं। यह एक प्रेम की नई रीति है कि जब दो आंखें मिलती है, दो चार आंखें मिलती है, तो उनके मिलने से परिवार टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, और
प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है तो दुर्जन के जो होते हैं, जो विरोधी होते हैं, उनके हृदय में और भी ज्यादा खटास आ जाती है। लेकिन ये ऐसे प्रेम एक नई रीति को लेकर आया, एक नई परंपरा को लेकर आया है। तो यह अलंकार भी किसके अंतर्गत आता है? विरोधाभास अलंकार के अंतर्गत आता है। अब ऐसी दूसरी शब्द शक्ति इसके अंतर्गत आती है प्रयोजनवती। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। अब उद्देश्य के आधार पर जब हम बात कहेंगे तो इसकी परिभाषा तो क्या बनेगी कि जब वक्ता के द्वारा कही गई बात के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े तब किसी प्रयोजन को आधार बनाकर, जब वक्ता के द्वारा कही गई बात के मुख्य अर्थ में बाधा पड़े तब किसी प्रयोजन को आधार बनाकर या उद्देश्य को आधार बना करके शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है। लक्ष्यार्थ तो ध्यान रखना, अर्थ तो क्या निकलेगा? लक्ष्यार्थ या लक्षणार्थ निकलेगा। तो जब किसी वक्ता के द्वारा कही गई बात के मुख्य अर्थ में बाधा पड़ेगी तब किसी प्रयोजन को आधार बना करके शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाएगा। वहां पर कौन सी शब्द शक्ति? प्रयोजनवती। यदि रूढ़ि या परंपरा को आधार बना करके इस लक्ष्यार्थ में प्रयोग किया जाएगा तो रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होगी। प्रयोजन को आधार बना करके शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाएगा तो वहां पर कौन सी होगी? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब ध्यान दीजिए, इसमें किसी उद्देश्य की वश में होकर के हम क्या निकालेंगे? अर्थ निकालेंगे। तो हमने जैसे थोड़ी सी समय पहले बात की थी, उदाहरण दिया था कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल जीवन नहीं है लेकिन फिर भी क्या है? जीवन देने वाला है। उद्देश्य क्या है जल का? जीवन देना। जल का उद्देश्य क्या है? जीवन देना। जीवन किसके बिना संभव नहीं है? जल के बिना संभव नहीं है। तो जल का उद्देश्य क्या रहा? जल का प्रयोजन क्या हुआ? जीवन देना। खुद जीवन नहीं है लेकिन इसके बिना जीवन संभव भी नहीं है। बाबा रामदेव का आश्रम गंगा पर है। बाबा रामदेव का आश्रम गंगा पर है या में है? गंगा में है। दोनों ही बात हो सकती है। बाबा रामदेव का आश्रम कहां है? गंगा पर है या गंगा में है? कोई बात नहीं, लेकिन आश्रम गंगा में भी नहीं हो सकता और गंगा पर भी नहीं हो सकता। मतलब पर का मतलब तो जल के ऊपर होगा, गंगा में होगा मतलब गंगा नदी के अंदर होगा। तो दोनों ही कंडीशन पर ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका अर्थ क्या ले रहे हैं? बाबा रामदेव का आश्रम कहां है? गंगा पर है। तो यहां गंगा के किनारे। किसके किनारे? गंगा के किनारे। ठीक है, उद्देश्य हुआ। तीसरी बात और ले ले, लाल पगड़ी जा रही है। लाल पगड़ी जा रही है। अब लाल पगड़ी जा रही है, लाल पगड़ी किसी उद्देश्य के वश में होकर के, इसी उद्देश्य के कारण से, किसी प्रयोजन के कारणवश होकर के हमने क्या नाम दे दिया कि लाल पगड़ी जा रही है, लाल पगड़ी आ रही है। तो उद्देश्य क्या है? लाल पगड़ी का मतलब होता है पुलिस। पुलिस की टोपी पर कलंगी लगी होती है, लाल रंग की होती है, इसी वजह से उसको केवल एक नाम दे दिया। किस उद्देश्य से? केवल उसकी कलंगी लाल होने की वजह से उसको नाम दे दिया लाल पगड़ी जा रही है। हमने बात की थी राम तो गधा है, राम गधा है, इसका मतलब राम गधा नहीं हो सकता, लेकिन उस राम के लक्षण कैसे हैं? गधे के जैसे हैं। राम है, गधा है। हाँ, अभी आप ये बोले जस्ट 10 बजे से बोलने में 10 बजे से फिजिक्स की क्लास लेके इसलिए सब पढ़ा तो राम तो गधा है। अब राम गधा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी राम को नाम क्या दे दिया गया? गधा नाम दे दिया गया। राम गधा है लेकिन लक्षण गधे जैसे हैं। उद्देश्य दे दिया कि राम के लक्षण कैसे हैं? गधे के जैसे। दूसरी बात कह दिया राधा तो निरी गाय है। राधा तो निरी गाय है, निरी गाय। अब राधा गाय कैसे हो सकती है बेचारी? लेकिन हिंदुस्तान में, इस भारतीय समाज में गाय का कोई मालिक नहीं है। गाय जब तक दूध देती है तब तक गाय अपने पास रखते हैं, और यदि गाय दूध देना बंद कर दी तो तू तेरे और हमें हमारे। राधा तो निरी गाय है, गाय के जैसे। जब गाय का कोई मालिक नहीं है तो राधा की स्थिति भी किसके समान हो गई है? गाय के जैसी हो गई है। नारी को गाय का रूप दे दिया गया। तो राधा तो निरी गाय है। गाय कौन बन गई? राधा बन गई। गधा कौन बन गया? राम बन गया। तो ध्यान दीजिए, यह रूप भी किसके अंतर्गत आता है? प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा इसमें टॉपिक और बच गया है, वो हम अगली जब अपनी क्लास होगी उसमें अध्ययन करेंगे। अब 10 बजे से
आपकी जो नई क्लास है, नई जो सर पढ़ाएंगे वो फिजिक्स की क्लास होगी, तो थोड़ा सा फिजिक्स का भी कंसंट्रेट करके अध्ययन कीजिए, ठीक है।